morning students. Our today's topic is vectors. फिजिक्स में बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं और फिजिकल क्वांटिटीज को ब्रॉडली हम दो वेज में क्लासिफाई कर सकते हैं। जो फर्स्ट वे है वो क्या है, स्केलर, एंड सेकंड वे जो है वो क्या है, वेक्टर्स। ये आपने 9th क्लास में भी स्टडी किए होंगे, स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज। तो जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको हम दो टर्म में डिवाइड करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज और फिजिकल क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज आपने देखी होंगी सिर्फ जिनका मैग्नीट्यूड होता है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। स्केलर्स में क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, बोथ मैग्नीट्यूड as well as डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिसमें दोनों होती हैं वो कौन सी होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर्स की एग्जांपल आपको पता है, जैसे मास और टाइम एक्सेट्रा। वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल आपको पता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम एटसेट्रा। ये सब नाम आपने पहले भी सुने होंगे, ठीक है। तो 9th क्लास में ये सब पढ़ चुके हो। तो ये भी पढ़ा है कि स्केलर कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। स्केलर जैसे डिस्टेंस भी किस में आता है, स्केलर में आता है। तो ये सब तुम पहले पढ़ चुके हो। और ये जो इस चैप्टर में काइनेमेटिक्स में पहले भी स्टडी किया है तुमने, ये सब डेफिनेशंस जो है। तो स्केलर्स और वेक्टर्स की डेफिनेशन हो गई। तो हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है, ये सिर्फ किसका है, वेक्टर्स का। तो हम वेक्टर्स की स्टडी करेंगे। तो वेक्टर्स जो हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट क्या है, पोलर वेक्टर्स, और सेकंड जो है वो क्या है, एक्सियल वेक्टर्स। ठीक है। तो वेक्टर्स दो तरह के हैं, एक पोलर वेक्टर्स और एक एक्सियल वेक्टर्स। आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ काइनेमेटिक्स में ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, पोलर वेक्टर्स का यूज करते हैं, और रोटेशनल के लिए एक्सियल वेक्टर्स का यूज करते हैं। तो जो भी ट्रांसलेशनल है, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है एटसेट्रा, ये सब वेक्टर क्वांटिटी जो हैं वो किस कैटेगरी में आती हैं, पोलर वेक्टर्स में। और एक्सियल वेक्टर्स जो हैं वो किस लिए यूज करते हैं, यूज्ड इन डिस्क्राइबिंग रोटेशनल मोशन। जो रोटेशनल मोशन में हम वेक्टर्स का यूज करते हैं वो एक्सियल वेक्टर्स होते हैं। एक्सियल वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या होती है रोटेशन में। अगर रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज। अगर रोटेशन क्या है, क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है, तो इसमें इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर ये क्लॉकवाइज है, आपने राइट हैंड थंब रूल पढ़ा होगा 10th क्लास में आपने, तो ये राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम इसकी एक्सियल वेक्टर्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज मीन ऐसे, तो हम इसमें राइट हैंड थंब रूल या फिर स्क्रू रूल का यूज कर सकते हैं। एक्सियल वेक्टर्स की डायरेक्शन जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, राइट हैंड थंब रूल, या फिर क्या यूज करते हैं, टॉर्क स्क्रू रूल का यूज करते हैं। तो आपको याद होगा, अगर क्लॉकवाइज है ऐसे तो उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे की तरफ। तो इसमें जो सेंटर से जो लाइन पास कर रही है, जो इसकी एक्सिस है, ये क्या है, इसकी
एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और इसमें क्लॉकवाइज के केस में ये जो आएगा ये किसकी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन है एक्सियल वेक्टर की, और ये कौन सी है, ये क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपको पता है, एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज में राइट हैंड थंब रूल या फिर कॉर्कस्क्रू रूल का यूज करेंगे। तो उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा वो कहां से पास कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन सेंटर से, सेंटर से जो पास कर रहा है वो क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सियल वेक्टर जो आएगा, एक्सियल वेक्टर एंटी क्लॉकवाइज में वो राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग कहाँ आएगा, ऊपर की तरफ। तो इस केस में एक्सियल वेक्टर जो है वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा। और ये किस में है, एंटी क्लॉकवाइज में है। ओके, गॉट इट। नाउ जो वेक्टर्स हैं उनका फिजिक्स में जो है वो इंपॉर्टेंस क्या है, वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस जो है वो फिजिक्स में क्या है। 1 सेकेंड प्लीज। तो हम पढ़ रहे थे वेक्टर्स की इंपॉर्टेंट क्या है फिजिक्स में। तो फिजिक्स में वेक्टर की इंपॉर्टेंट क्या है, वेक्टर्स इंपॉर्टेंस। फिजिक्स में जो भी डेरिवेशंस है, जो भी फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करते हैं, तो सबसे पहले जो फॉर्मूलाज हैं फिजिक्स में, ठीक है, उनको ये क्या करता है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में डिस्क्राइब करता है। और जो भी डेरिवेशंस होती हैं, जो भी डेरिवेशंस हम यूज करते हैं फिजिक्स में कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए, उनको ये क्या करता है, इजी बनाता है, मेक इजी। तो डेरिवेशंस को हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द वेक्टर्स। और इसकी थर्ड इंपॉर्टेंस क्या है कि वेक्टर्स जो हैं वो चाहे ट्रांसलेशनल मोशन में हो, मतलब 1 डायमेंशनल में, या फिर रोटेशनल मोशन में हो, वो क्या रहते हैं, इनवेरिएंट। मतलब कोई भी फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो चाहे ट्रांसलेशनल मोशन में हो या रोटेशनल मोशन में हो, वेक्टर्स के जो फॉर्मूलाज हैं, जो भी हमने डेरिवेशन किए हैं, वो इन दोनों में से कोई भी मोशन में वो क्या रहेंगे, इनवेरिएंट, मतलब चेंज नहीं होंगे। तो ये क्या है, वेक्टर्स की इंपॉर्टेंस है। तो वेक्टर की हम कुछ टर्म्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वेक्टर जो है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या फॉर्मूला है इसका। तो वेक्टर जो होता है, कोई भी वेक्टर ले लेते हैं कुछ भी, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को हम किससे लिखते हैं, एस से, या फिर किससे लिखते हैं, एक्स से, कैपिटल एक्स से भी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को एक्स वाई जेड कुछ भी, तो हम ले रहे हैं इसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, एस से। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या है, इसके ऊपर एरो हेड, एरो का साइन लगा देंगे तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अगर किसी चीज के ऊपर एरो का साइन लगा हुआ है तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो वेक्टर में क्या होता है डेफिनेशन से, बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को हम सिंपली किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इससे। ये जो वेक्टर है, वेक्टर के ऊपर ये हमने साइन लगा दिया, ये किसका साइन है, ये किसका साइन है, मॉडुलस का। मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है वेक्टर में, मॉडुलस रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड को हम सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ये मॉडुलस का सिंबल है, ये एस, और ये क्या है, वेक्टर, और ये किसका सिंबल है, मॉडुलस का।
या फिर हम सिंपली इसको कैसे लिख सकते हैं, एस से लिख सकते हैं। तो ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है दोनों चीजें। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या होती है, मैग्नीट्यूड तो होता ही होता है एज वेल एज डायरेक्शन, तो इसमें डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं, कैप से। ये जो हमने सिंबल लगाया है इसको बोलते हैं कैप, ये क्या है, कैप, या फिर इसको क्या बोल देते हैं, हेड। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, और ये जो है कैप और हेड, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर की डायरेक्शन को। ओके, तो वेक्टर को हम इस टर्म में लिखते हैं ऐसे। ये वेक्टर है हमारा कोई भी, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिया हमने यहाँ पे, तो ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन एस कैप, ये इसकी डायरेक्शन है। तो ये है वेक्टर। फिर आता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये जो एस कैप हमने लिया है जो सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अगर हम इस फॉर्मूले से एस कैप का फॉर्मूला कैलकुलेट करें तो वो क्या आएगा, एस कैप का फॉर्मूला, ये जो मैग्नीट्यूड है इसके डिवाइड में चला जाएगा, मींस एस वेक्टर डिवाइड बाय एस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और एस वेक्टर डिवाइड बाय सिंपली किससे लिख सकते हैं, इसको एस से लिख सकते हैं। तो ये यूनिट वेक्टर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी यूनिट वेक्टर की, यूनिट वेक्टर किसके इक्वल है, एक वेक्टर के, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड अगर हम कितना कर दें, यूनिट कर दें, मतलब इसको 1 लिख दें हम, तो ये जो है एस कैप ये किसके इक्वल आएगा, एस वेक्टर के। कब आएगा, इफ एस की वैल्यू जो है, मैग्नीट्यूड की वैल्यू जो है वो कितनी है, 1 है। तो हम सिंपली कैसे डिफाइन करेंगे इसको, यूनिट वेक्टर को, यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो क्या है, यूनिट है। तो ये एस कैप जो है मतलब यूनिट वेक्टर ही किसके इक्वल हो जाएगा, एक वेक्टर के इक्वल हो जाएगा। और इसकी जो यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी, इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, इस फॉर्मूले से देख रहे हो, जो इसकी डायरेक्शन है वो क्या रहेगी, जो इस वेक्टर की डायरेक्शन है सेम वही। यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर की डायरेक्शन जो है, जिसमें वेक्टर की डायरेक्शन है वही क्या रहेगी, यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन रहेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, कोई भी एग्जाम्पल है, जैसे ये ले लिया हमने ए, ठीक है, और इसमें हमने ले लिया ये 2i कैप प्लस 3j कैप। ओके, वैसे नॉर्मली क्या है, i कैप और j कैप क्या शो कर रहे हैं, डायरेक्शन को, और ये 2 और 3 जो है ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। तो इस केस में क्या है, इस केस में ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, और ये दो वेक्टर्स जो हैं वो ऐड हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है ए। तो वैसे बता देता हूं आपको नॉर्मली कि 3 एक्सिस होती है हमारे पास, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर और ये इसके परपेंडिकुलर, ये तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। ये आपने पढ़ा होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल 10th क्लास में, और या फ्लेमिंग राइट हैंड रूल 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो ये और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है, ठीक है, एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, आई कैप से। वाई एक्सिस की डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे कैप से। और जेड एक्सिस की जो डायरेक्शन है वो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के कैप से। तो इसमें हम अगर कंप्लीट लिखना चाहें तो कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस के कैप। यहाँ पे एक्सिस अलग अलग हो सकती हैं, कोई एक्स एक्सिस प्लस की है, कोई माइनस की है,
तो यहाँ पे -2 है, इसका मतलब वो क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है। अगर यहाँ पे -3j है, इसका मतलब j क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई एक्सिस को, और -3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस एक्सिस को, मतलब जो इससे नीचे होगी, 0 से ओरिजिन से, ये प्लस वाई है, नीचे माइनस वाई होगी। तो ये एक वेक्टर है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो वेक्टर है ए, ये तीनों में है, एक्स वाई और जेड में, ये तीनों में एक्स वाई और जेड में कोई भी बीच में एक पॉइंट ले लिया हमने, उस पे ये पॉइंट है 2, 3 और 1, यहाँ के साथ क्या लगा हुआ है, 1। तो सिंपली इसको ऐसे लिखते हैं हम, जो भी वेक्टर है, कुछ भी वेक्टर है, जैसे ए वेक्टर जो है ये एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ओके। तो x क्या है, मैग्नीट्यूड, मतलब यहाँ पर जो x एक्सिस है, ये वैल्यू जो है x की 1 और ये 2, x की वैल्यू जो है वो 2 है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड को। और i जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, i डायरेक्शन, किसमें, x एक्सिस में, y की एक्सिस, y एक्सिस में डायरेक्शन क्या है, j कैप। तो इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमें इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है यूनिट वेक्टर का, ए कैप इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है ये। तो ए वेक्टर तो एज इट एज 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप डिवाइड बाय, अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, आगे तुम्हें फॉर्मूले में कैलकुलेट करना सिखाया जाएगा, वैसे इसका मैग्नीट्यूड मैं नॉर्मली बता देता हूँ, आगे इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे हम कैसे मैग्नीट्यूड करते हैं। ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इस केस में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इस केस में मैग्नीट्यूड क्या होगा, अगर इसका मैग्नीट्यूड लें हम, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर द रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि z की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, के साथ कुछ गिवन नहीं है तो 1 है। अगर यहाँ पे -3 होता तो यहाँ -3 का स्क्वायर करते, वो अलग बात है, प्लस ही आता उसका स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड 4 + 9 + 1 क्या आ जाएगा, अंडर रूट 14। तो यहाँ लिख देंगे इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट 14। तो ये जो हमारा है यूनिट वेक्टर आ गया, ये आ गया यूनिट वेक्टर। तो हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं, 2/√14 i कैप, 3/√14 j कैप प्लस k कैप /√14, इसको अलग अलग पे लिख सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर जो है वो ऐसे कैलकुलेट करते हैं, ओके। ना यूनिट वेक्टर हो गया। अब रियल वेक्टर, अगर मतलब कोई भी वेक्टर है हमारे पास, उसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। फर्स्ट हमारे पास मैग्नीट्यूड था, सेकंड क्या था, यूनिट वेक्टर, थर्ड में क्या है, अगर हम वेक्टर को किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, जैसे हमारे पास एस वेक्टर है, इसको रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एग्जाम्पल 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, 2s वेक्टर। अगर इसको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, -2s वेक्टर। तो जब रियल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो है वो क्या आता है, वो डायरेक्टली जो रियल नंबर का मैग्नीट्यूड होता है उससे मल्टीप्लाई सॉरी, तो ये रियल नंबर है, इससे मल्टीप्लाई हो जाए, तो ये जो वेक्टर है ये रियल नंबर से मल्टीप्लाई हो गया है। तो जो न्यू वेक्टर आया हमारे पास उसकी वैल्यू क्या होगी, जो रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया है उतने टाइम्स जो पहले वेक्टर था वो हो जाएगी। तो इस केस में ये प्लस और माइनस है, इसमें +2 है, इसमें -2 है, वो डिपेंड करता है आपका कि वेक्टर जो है, रियल जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया है
रियल नंबर मल्टीप्लाई किया है उसकी वैल्यू प्लस है या माइनस है। अगर वैल्यू हमारी प्लस है तो उसकी डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। रियल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद जो वेक्टर आया हमारे पास उसकी जो डायरेक्शन होगी, ये वेक्टर आया हमारे पास, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो डायरेक्शन जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। कैसे रहेगी, जैसे क्या थी, एस वेक्टर की डायरेक्शन थी। अगर रियल नंबर -2 है, -2 को हमने वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास क्या आंसर आया, -2s वेक्टर। तो ये एक नया वेक्टर आया है, इसकी जो डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, जो एस वेक्टर है ना उसके अपोजिट में। माइनस का साइन फिजिक्स में ऑलवेज मोस्टली क्या रिप्रेजेंट करता है, अपोजिट डायरेक्शन के लिए। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन अपोजिट टू एस वेक्टर। तो -2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है एस वेक्टर को, रियल नंबर को -2 से, -2 रियल नंबर को एस वेक्टर से मल्टीप्लाई करने का मतलब है इसका आंसर तो आएगा -2s वेक्टर। बट ये जो वेक्टर आया है हमारे पास, इसकी डायरेक्शन जो है वो जो एस वेक्टर की डायरेक्शन थी उसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। ऐसे ही हमारे पास जो है वो इक्वल वेक्टर होते हैं, इक्वल वेक्टर्स। नाम से ही पता चल रहा है दो वेक्टर होंगे और दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, ठीक है। इक्वल का मतलब मैग्नीट्यूड भी इक्वल होगा और डायरेक्शन भी इक्वल होगी। तो इसका मतलब ए वेक्टर किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर के, एंड ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी किसके इक्वल होगा, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, और दोनों की डायरेक्शन भी इक्वल होगी। तो जो ए वेक्टर की डायरेक्शन है वो भी किसके इक्वल होगी, बी वेक्टर की डायरेक्शन की। इक्वल वेक्टर्स। फिर आते हैं नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर्स, नाम से ही पता चल रहा है नेगेटिव हमने अभी यूज किया। नेगेटिव का मीन्स क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन। तो दो वेक्टर होंगे ए और बी सेम, ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा, नो डाउट। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो क्या होगा, बी वेक्टर के इक्वल होगा, बट इनकी जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम किसका यूज करते हैं, नेगेटिव का। तो नेगेटिव साइन यूज करेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगी, इनकी अपोजिट आएगी। तो ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, बी वेक्टर के अपोजिट है। मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। नाउ फिर आता है को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल, को का मीन्स क्या है, सेम, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट। तो जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, वो क्या रहेंगे, को इनिशियल वेक्टर्स। जैसे ये कोई वेक्टर ए है और ये कोई वेक्टर है बी, तो ये दोनों जो हैं वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, तो ये कैसे वेक्टर्स हैं, को इनिशियल वेक्टर्स। इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है और सेम भी हो सकता है। डायरेक्शन तो आपको पता है, दिख ही रही है, अलग अलग ही है। तो सिर्फ सेम क्या है, कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट क्या है इसका, जहां से ये स्टार्ट हो रहे हैं। कोई भी वेक्टर है ये, इसमें जो ये है ये क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट होता है इसका। इसको हम किससे लिखते हैं, टेल से। ये इसकी टेल है और ये जो एरो का सिंबल है ये क्या है, इसका हेड है। ओके, तो टेल को स्टार्टिंग पॉइंट भी बोल देते हैं और ओरिजिन पॉइंट भी बोल देते हैं। ओरिजिन मतलब जहां से ये ओरिजिन पैदा हो रहा है, ओरिजिनल जिस जहां से ये निकल रहा है, यहां से ये इसका ओरिजिन है। तो ये इसका हेड है। हेड को हम टिप भी बोल देते हैं। ये इस वेक्टर की क्या है, टिप या फिर क्या है,
हेड। तो इस केस में इसका ओरिजिन सेम है, इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इनका जो टेल है वो एक दूसरे से मिली हुई होगी, सेम कॉमन पॉइंट होगा टेल का। इन दोनों का जो ओरिजिन हो रहा है उस ओरिजिन का दोनों का क्या रहेगा, दोनों का ओरिजिन सेम रहेगा। तो ये हैं को इनिशियल वेक्टर्स। फिर आते हैं हमारे पास कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स नाम से पता चल रहा है, कोलिनियर मतलब जो एक ही लाइन में हो। एग्जाम्पल, ये दो वेक्टर्स हैं, ये एक ही लाइन में हैं, ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। इनमें मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, बट इनकी जो लाइन है वो क्या होगी, सेम होगी, और इनकी लाइन जो है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, तो कोलिनियर में क्या है, ये ए वेक्टर है और ये क्या है, बी वेक्टर है। तो ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो इनको भी हम क्या बोल सकते हैं, कोलिनियर वेक्टर्स बोल सकते हैं। बी वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट भी हो सकती है, तो ये भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है, ये भी कोलिनियर वेक्टर्स होंगे। और जिनकी डायरेक्शन सेम होगी, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये पैरेलल है दोनों, ये भी पैरेलल है दोनों, तो ये भी कोलिनियर है और एक ही लाइन में जो है वो भी क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स है। ओके, तो ये हो गए कोलिनियर वेक्टर्स। नाउ कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स मतलब जो एक ही प्लेन में हो, को मीन सेम प्लेन में हो। जो प्लेन आपको पता है, अभी मैंने बताया था एक्स वाई जेड, उनमें से कोई भी प्लेन ले सकते हैं, एक्स वाई प्लेन। जैसे हमने ये ले लिया एक्स वाई प्लेन, इसमें कोई भी वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है और ये सी वेक्टर है। तो ये एक्स वाई प्लेन में है दोनों तीनों, तो ये तीनों वेक्टर्स जो हैं वो कैसे हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं। फिर आते हैं लोकलाइज्ड वेक्टर्स, ये 8th था, 9th, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। लोकलाइज्ड मींस क्या है, उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। जिनका इनिशियल पॉइंट जो है वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो वो कैसे वेक्टर्स हैं, लोकलाइज्ड वेक्टर्स। फिर आते हैं नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, इनिशियल पॉइंट नॉट फिक्स्ड। जिनका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होगा वो कैसे होंगे, नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर्स होंगे। तो ये सब वेक्टर्स के हमने टाइप पढ़े, इतने वेक्टर्स होते हैं, को इनिशियल, को प्लेनर, लोकलाइज्ड वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एटसेट्रा। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन का मतलब क्या है, जो उनकी पोजीशन डिफाइन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। एग्जांपल, ये हमने कोई प्लेन ले लिया एक्स एक्सिस और ये क्या है, वाई एक्सिस। ये कोई पॉइंट है ए, ठीक है, ये यहां से डिस्प्लेस होके यहां आ गया बी पॉइंट पे। ठीक है, ये इसका ओरिजिन है ओ। तो ए को हम पोजीशन की टर्म में डिफाइन करेंगे, तो पोजीशन वेक्टर हमें क्या बताता है, पोजीशन वेक्टर क्या बताता है हमें, ओरिजिन से जो ए पॉइंट है उसकी डिस्टेंस क्या है, ये इसकी डिस्टेंस होगी।
और क्या बताता है, इसकी डायरेक्शन को बताता है। तो पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, ए पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस, पोजीशन वेक्टर क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, और क्या बताता है, डायरेक्शन। ठीक है, ये ए वेक्टर की डायरेक्शन कहाँ है, तो कोई भी वेक्टर है ये ए, तो ये इसकी डायरेक्शन कहाँ है, ये, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ओ ए वेक्टर। ठीक है, ये कोई बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट पोजीशन वेक्टर की टर्म में डिफाइन करेंगे तो वो क्या बताएगा, बी की डिस्टेंस ओरिजिन से, और क्या बताएगा, उसकी डायरेक्शन को। तो ये हो गया ओ बी वेक्टर, ओ बी वेक्टर हो गया ये। ए पॉइंट जो है वो डिस्प्लेस हुआ है बी से, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर की टर्म में डिस्प्लेसमेंट ए से कहां हो रही है, बी तक, तो ये ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट ऐसे लेंगे। तो ये हमें बताता है कि किसी टाइम पे एक पॉइंट यहां था ये, और उसके बाद ये कहां शिफ्ट हो गया, बी पे, टी टाइम के बाद। तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हुई, ए से लेकर बी तक, और उसकी डायरेक्शन भी क्या है, ए से बी। तो ये जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ए से बी, ए बी वेक्टर जो है वो क्या है, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। ओके, तो ऐसे हम किसी प्लेन में डिस्क्राइब करेंगे पोजीशन की टर्म में, तो उनको पोजीशन वेक्टर बोलेंगे, और कोई पॉइंट शिफ्ट हुआ है ए से बी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। तो ये आपका है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां से आपका आएगा ट्रायंगल लॉ, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टराइजेशन में हम इसका यूज करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां हुई। ये डिस्प्लेसमेंट बी से ए बी हो सकती है, तो एरो का साइन जो है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा।